लावण्या राठौर की आंखें फिर से लाल हो गईं। लीमोइन को गंभीर चोट लगी थी और उसके दिमाग में सबसे पहली बात ये पूछना था कि क्या वह घायल हुई है। यह आदमी सच में। उसने लीमोइन का मुंह ढका और उससे कहा, तुम बेहतर होगा कि तुम बात करना बंद कर दो। चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें सहारा दूंगी। डॉट 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 डॉट। ढहती गुफा और एक हताश भाग दौड़। पहले की अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण लीमोइंग ने अपने दुर्जेय लाइटनिंग प्रोफाउंड स्किल बिजली का गहरा कौशल का उपयोग किया था। शक्ति रैंकिंग के मामले में बिजली कौशल के हमले नंबर 1 पर हैं। क्योंकि इतने दुर्जेय कौशल का उपयोग एक छोटे से क्षेत्र में किया गया था, इसलिए गुफा के शीर्ष पर एक गहरी दरार आ गई थी। संकेत मिल रहे थे कि गुफा किसी भी समय ढह सकती है। उनके सिर पर छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे और गुफा की दीवारों पर छोटी लंबी दरारें बननी शुरू हो गई थीं। लावण्या राठौर जानती थी कि यह गुफा एक कप चाय बनाने के लिए आवश्यक समय से अधिक समय तक नहीं टिक पाएगी, और चूंकि यह स्पष्ट था कि लीमोइन खुद से कोई बड़ी हरकत करने में असमर्थ था, उसने उसे इस गुफा से बाहर निकालने के लिए अपना सहारा दिया। वरना वे दोनों जिंदा दफन हो जाएंगे। उसने उसकी कमर और पीठ को सहारा देने के लिए कसकर पकड़ लिया और उसे अपना पूरा वजन अपने छोटे से शरीर पर टिकाने दिया। एक पल में ही उसके मर्दाना शरीर ने उसे लगभग कुचल ही दिया था। उसने आनन फानन में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और उसे सहारा देकर खड़ा किया। चलो जल्दी चलते हैं। लावण्या राठौर ने उसे कसकर पकड़ा और घसीटते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन उसने चाहे कितनी भी ऊर्जा का उपयोग किया हो, उसके पैर जमीन पर कील की तरह गड़े हुए लग रहे थे। वह उसे बिल्कुल भी हिलाने में असमर्थ थी। तुम लीमोइन, क्या तुम होश में हो? उसने लावण्या राठौर के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कमजोर आवाज में उत्तर दिया। हिम्मत रखो और मुझे तुम्हें इस गुफा से बाहर निकालने में सहयोग करो, ये किसी भी समय ढहने वाली है। मेरे पास सच में तुम्हें घसीटकर बाहर निकालने की ताकत नहीं है। लीमोइंग ने उसे उत्तर दिया। लेकिन भले ही उसने अपनी ऊर्जा लगाई थी, फिर भी वह उसे हिलाने में असमर्थ थी। डॉट 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 डॉट। मौत के मुहाने पर भी एक जिद्दी वादा कर। क्या समस्या है तुम्हारे साथ? क्या तुम अब और जिंदा नहीं रहना चाहते? एक परेशान लावण्या राठौर महसूस कर सकती थी कि लीमोइंग बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहता था। भले ही वह एक बेहोश व्यक्ति होता, कुल वजन 100 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए था। आखिरकार वह एक मार्शल साधक थी। ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह उसे बिल्कुल भी हिलाने में असमर्थ हो। और यह उसके लिए जिद्दी होने का समय नहीं था। लीमोइंग ने हौंकते हुए उसके कान में फुसफुसाया, मैजिकल बीस्ट कोर, जादुई जानवर का कोर। लावण्या राठौर को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दिया। तुमने क्या कहा? 7वें स्तर के अग्नि तत्व वाले राक्षसी जानवर का मैजिकल बीस्ट कोर। लावण्या राठौर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 7वें स्तर के अग्नि तत्व वाले जादुई जानवर का कोर। लीमोइंग को अभी भी याद था। वह वस्तु उस सूची में थी जो उसने डार्क मून फॉरेस्ट में प्रवेश करने से पहले लीमोइंग को दी थी। इस समय तुम अभी भी मैजिकल बीस्ट कोर के बारे में सोच रहे हो। कमरा अब किसी भी समय ढहने वाला है और तुम्हारी चोटें, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। चलो अब चलते हैं। लीमोइंग अपनी बात पर अड़ा हुआ था। जाओ, निकाल कर लाओ मैजिकल बीस्ट कोर। मैं नहीं जा रही। जाओ लेकर आओ। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो, और फिर भी वह इतना जिद्दी था। लावण्या राठौर की समझ से परे था कि वह क्या करे। अपने दांत पीसते हुए वह केवल उसकी इच्छाओं को मानने के लिए ही बाध्य थी। सौभाग्य से फ्लोइंग क्लाउड फायर लेपर्ड की लाश उसके पैरों के पास ही थी, और यह पहले से ही भुनकर खाक हो चुकी थी। झुलसी हुई त्वचा ऊपर की ओर मुड़ गई थी। लावण्या राठौर उसके बगल में घुटनों के बल बैठी, अपना खंजर निकाला, एक छोटा सा चीरा लगाया और आसानी से मैजिकल बीस्ट कोर प्राप्त कर लिया। लीमोइंग के चेहरे पर एक कमजोर फीकी मुस्कान कौंध गई। मैंने वो सब कुछ कर दिया है जिसका मैंने वादा किया था। तुम्हें भी वो करना चाहिए जो तुमने मुझसे वादा किया है, ठीक है? ठीक है, तुम्हारा सिर। लीमोइंग, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। लावण्या राठौर भावनाओं से घुटते हुए बोली। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जगाना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में उसे अपनी चोटों की परवाह नहीं थी, न ही उसे अत्यधिक खून बहने के परिणामों की चिंता थी। वह वास्तव में जादुई जानवर के कोर के बारे में चिंतित था। एक 7वें दर्जे के अग्नि तत्व वाले मैजिकल बीस्ट कोर को प्राप्त करना वास्तव में कठिन था। लेकिन तो क्या, अगर वे इस मौके को चूक भी जाते तो वे हमेशा किसी दूसरे का शिकार कर सकते थे। इसमें बस थोड़ा और समय लगता। क्या वह इतना जिद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने कहा था कि उसे इसकी तत्काल आवश्यकता थी? भले ही लावण्या राठौर के पास अब कहने को हजारों शब्द थे, फिर भी वह उन्हें लीमोइंग तक पहुंचाने में असमर्थ थी। उसके मैजिकल बीस्ट कोर इकट्ठा करने के बाद वह बेहोश हो गया और असहाय होकर उसकी बाहों में गिर पड़ा। इस समय मास्टर ह्यू तियान की आधी गुफा पहले ही ढह चुकी थी।
बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। लावण्या राठौर ने आनन फानन में ली मोइंग को घसीटा और कोई कसर न छोड़ते हुए गुफा के बाहर की ओर कदम बढ़ाए। अंत में वह गुफा के पूरी तरह से ढहने से पहले ली मोइंग को उस तबाही से बाहर निकालने में सफल रही। गुफा के बाहर जहां उसने पिछली रात बिताई थी, वहां मानव बस्ती के कोई संकेत नहीं थे। लावण्या राठौर ने सावधानी से ली मोइंग को सहारा देकर काफी चिकनी जमीन के एक टुकड़े पर लिटा दिया और उसकी पीठ को ऊपर की ओर करके रखा। एक खंजर का उपयोग करते हुए उसने सावधानी से उसकी पीठ के कपड़ों को अलग किया, जिससे उसके घाव दिखने लगे। बस एक नज़र देखते ही लावण्या राठौर का दिल सिहर उठा। घाव उसके बाएं कंधे से शुरू होकर उसकी बाईं कमर तक जा रहा था। ये गहरा और भयानक था। इस तथ्य के कारण कि फ्लोइंग क्लाउड फायर लेपर्ड में अग्नि तत्व था, ये घाव जलने के घाव जैसा लग रहा था। त्वचा का किनारा जला हुआ लग रहा था, जिसमें अप्राकृतिक रूप से बैंगनी काला रंग था। ली मोइंग कोमा जैसी गहरी बेहोशी की स्थिति में था, जिसने लावण्या राठौर को अपनी इच्छानुसार काम करने की अनुमति दी। लावण्या राठौर ने अपनी बाहें सिकुड़ी और अपनी मानसिक एकाग्रता का उपयोग करके उसने स्काई फीनिक्स रिंग में प्रवेश किया। हॉल की अलमारियों में विभिन्न किस्मों की कई गोलियां थीं। अफसोस की बात थी कि उनका स्तर बहुत कम था, वे सभी दूसरे स्तर की उच्च श्रेणी की गोलियां थीं। हालांकि ली मोइंग की चोट एक 7वें स्तर के राक्षसी जानवर के कारण लगी थी। गोलियों का औषधीय प्रभाव उसकी बहुत मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि यह अभी भी कुछ न होने से बेहतर था। चूंकि वहां बहुत सारी गोलियां थीं, शायद बड़ी मात्रा में सेवन करने से इसका कुछ मिला जुला असर हो सकता था। लावण्या राठौर ने औषधीय बोतलों पर लगे लेबल पढ़े, कुछ उपयोगी बोतलों का चयन किया और उन सभी को अपनी आस्तीन में ठूंस लिया। जैसे कि अचानक उसके दिमाग में कोई विचार आया हो, उसे आंगन में मौजूद स्पिरिट सेंट स्प्रिंग की याद आ गई। इस पवित्र झरने का जल न केवल आत्मा को पोषण देने में प्रभावी था, बल्कि यह घावों को भरने में भी अत्यंत प्रभावी था। लावण्या राठौर ने एक अतिरिक्त बड़ी बाल्टी खोजी और पूरी बाल्टी को सेंट स्प्रिंग वाटर से भर लिया और उसे बाहर की दुनिया में ले आए। ली मोइंग की पीठ के घाव का इलाज करना काफी आसान था। हालांकि घाव बहुत भयानक लग रहा था, वह भाग्यशाली था कि इससे उसके आंतरिक अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। गंभीर बात यह थी कि उसका बहुत अधिक खून बह चुका था। लावण्या राठौर उस तरह की लड़की नहीं थी जो खून देखकर कांपने लगे। इस तरह की परिस्थितियों में वह साधारण रूप से शांत और अविचलित थी। उसने सेंट स्प्रिंग वाटर का उपयोग करके उसके घाव को धोने के क्रम को जारी रखा। उसके बाद घाव पर कुचली हुई औषधीय गोलियां लगाईं। अंत में उसने घायल क्षेत्र पर पट्टी बांधने के लिए एक साफ सफेद कपड़े का उपयोग किया। प्रक्रिया के बीच ली मोइंग 1 या 2 बार हिला था, लेकिन यह एक प्रकार की प्रतिवर्त क्रिया थी और इसलिए नहीं कि वह जाग गया था। उसके घाव का इलाज पूरा करने के बाद वह बेहोश ली मोइंग की मुद्रा बदलने के लिए आगे बढ़ी, जिससे उसका सिर उसकी गोद में आ गया। उसके सिर के पिछले हिस्से को सहारा देते हुए उसने उसे औषधीय गोलियां खिलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसके मुंह में एक गोली डाली, ली मोइंग के पीले होंठ थोड़े से खुल गए। 1 कप सेंट स्प्रिंग वाटर का उपयोग करते हुए उसने उसे गोली निगलने की कोशिश की। ली मोइंग पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, इसलिए किसी भी तरह से वह गोलियां निगलने में सक्षम नहीं था। सेंट स्प्रिंग वाटर उसके मुंह के कोनों से बाहर छलकने लगा, जबकि गोलियां अभी भी उसके मुंह के अंदर ही थीं। चिंतित लावण्या राठौर ने गुस्से में कहा, क्या तुम बस अपनी दवा नहीं ले सकते? कितना परेशान करने वाला है। तुम पहले होश में थे। जब तुम होश में थे तो अपनी चोट का इलाज कराने के लिए मेरे साथ बाहर क्यों नहीं आए? तुम्हें मैजिकल बीस्ट कोड प्राप्त करने की जिद क्यों करनी थी? देखो, अब तुम अपनी दवा भी नहीं खा सकते। क्या तुम मरना चाहते हो? चाहे उसने कितने भी गुस्से में भड़ास निकाली हो, यह ऐसा था जैसे वह किसी दीवार से बात कर रही हो या भैंस के आगे बीन बजा रही हो। ली मोइंग कुछ भी नहीं सुन सकता था, इसलिए उसकी धमकियों पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होने वाली थी। जैसे जैसे उसका चेहरा और पीला पड़ता गया, लावण्या राठौर और भी अधिक व्यथित हो गई। एक हताश और अनूठा प्रयास। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने मुंह में थोड़ा सेंट स्प्रिंग वाटर लिया और फिर अपने होंठ ली मोइंग के होंठों पर दबा दिए। उसके आमतौर पर गर्म रहने वाले पतले होंठ अब बर्फीले ठंडे हो गए थे और हल्का हल्का कांप रहे थे। लावण्या राठौर ने सावधानी से झरने का पानी उसके मुंह में पहुंचाया, लेकिन वह पानी निगल नहीं रहा था, बस उसे अपने मुंह में रोके हुए था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए उसने अपनी कोमल जीभ बाहर निकाली और गोली को अंदर की ओर धकेल दिया। जैसे ही यह उसके गले में फिसली, उसे हल्का सा फंदा लगा और इसके जवाब में उसने अंततः गोली निगल ली। लावण्या राठौर ने राहत की सांस ली और आनन फानन में मुंह भरकर फिर से सेंट स्प्रिंग वाटर लिया। दूसरी गोली लेते हुए उसने ली मोइंग को इसी तरह दवा खिलाना जारी रखा। हालांकि यह तरीका बहुत साधारण था, लेकिन यह प्रभावी साबित हुआ क्योंकि ली मोइंग पहले ही विभिन्न प्रकार की औषधीय गोलियां ले चुका था।
उसे सारी दवाइयां खिलाने के बाद लावण्या राठौर ने स्काई फीनिक्स रिंग में प्रवेश किया और अपने साथ वह तंबू ले लिया जिसका उपयोग उन्होंने कई दिनों पहले किया था। साथ ही वह कंबल भी ले लिया जिसे छोटे फीनिक्स ने सावधानी से अलग रखा हुआ था। लीमोइन को अधिक आरामदायक महसूस कराने के प्रयास में उसने इसे जमीन पर बिछा दिया। ये बस बहुत बुरा था कि छोटे फीनिक्स ने जिस बिस्तर का इस्तेमाल किया था वह बहुत छोटा था। यह उसके शरीर के केवल एक हिस्से को ढक सकता था, जिससे उसके हाथ और पैर खुले रह गए। फिर भी ये कुछ न होने से बेहतर था। चूंकि वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इसलिए लीमोइन को ठंड लगने देना बिल्कुल भी उचित नहीं था। इसके बाद लावण्या राठौर ने वापस तंबू में घुसने से पहले एक जानवरों को भटकाने वाला व्यू स्थापित किया। रात की शांति और अगली सुबह की चिंता। रात शांति से गुजर गई। आसपास किसी भी शक्तिशाली जादुई जानवर के घूमने की कोई घटना या संकेत नहीं था। हालांकि अगली सुबह लीमोइंग नहीं उठा। लावण्या राठौर बेहद चिंतित थी। हालांकि वह कोई पेशेवर चिकित्सक या अल्केमिस्ट मास्टर नहीं थी, फिर भी वह अपने पिछले जीवन में एक नौवे स्तर के दायरे की विशेषज्ञ थी। ऐसे कई परिदृश्य थे जहां उसे आग और पानी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था, इसलिए चोटें जीवन का अभिन्न अंग थीं। जादुई जानवरों द्वारा पंजे मारे जाने जैसी चोटें आमतौर पर देखी जाती थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी कुछ समझ थी। लीमोइंग की चोट काफ़ी हद तक सही थी क्योंकि इसने उसके आंतरिक अंगों पर कोई असर नहीं डाला था। चेतना खोने का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर खून का बह जाना था। भले ही गोलियां निम्न स्तर की गुणवत्ता वाली थीं, चूंकि उसने इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयां निगल ली थीं, इसका कमोबेश असर तो होना ही चाहिए था। और सेंट स्प्रिंग वाटर भी था जिसका घावों और चोटों को बेअसर करने का जादुई प्रभाव था। कायदे से उसे अब तक जाग जाना चाहिए था। असली खतरे का आभास। लावण्या राठौर ने उसकी नब्ज टटोली और अचानक महसूस किया कि उसकी स्थिति उसकी उम्मीद से कहीं अधिक गंभीर थी। लीमोइन की आंतरिक श्वास बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी। उसने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी थी। ये स्पष्ट था कि उसकी आंतरिक चोट बेहद गंभीर थी। उस पल को याद करते हुए जब वह उसे ढूंढने के लिए गुफा में घुसा था, उस थके हुए रूप को देखकर लावण्या राठौर ने अनुमान लगाया कि उसे शायद कहीं और आंतरिक चोट लगी होगी। उसके कारण उसे ठीक होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला और वह अपनी आंतरिक चोट के प्रभाव को कम करने के लिए केवल औषधीय गोलियों और अपनी आंतरिक श्वास पर ही निर्भर रहा। इसके बाद फ्लोइंग क्लाउड फायर लेपर्ड के अचानक हुए हमले के कारण उसके शातिर पंजों से एक गहरा घाव हो गया। उसकी आंतरिक चोट शायद इसलिए उभर आई क्योंकि उसके शारीरिक कार्य बेहद कमजोर पड़ गए थे। यदि किसी आंतरिक चोट का पूरी तरह से इलाज नहीं किया जाता तो अगली बार जब यह उभरती है तो इसका परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। यही असली कारण था कि लीमोइंग नहीं उठा था। हालांकि भले ही लावण्या राठौर कारण जानती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वे अब कहाँ थे, न ही उन्हें किस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। न ही वह ये जानती थी कि डार्क मून फॉरेस्ट से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। और वे दोनों डार्क मून फॉरेस्ट के प्रतिबंधित क्षेत्र में थे। यदि उनके पास अनुसरण करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी तो उनका सामना कुछ उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों से हो सकता था। लीमोइन के गंभीर रूप से घायल होने के कारण इस प्रकार की स्थिति में इस प्रेमी जोड़े के लिए मृत्यु का केवल एक ही रास्ता था। दिनचर्या और देखभाल। लीमोइन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके लिए इधर उधर न जाना ही बेहतर था। खुशी मनाने लायक एक ही बात थी, लावण्या राठौर की स्काई फीनिक्स रिंग में कई प्रकार की गोलियां थीं, जिसमें एब्स्टिनेंस पिल्स, भूख मिटाने वाली गोलियां और सेंट स्प्रिंग वाटर प्रचुर मात्रा में शामिल थे। केवल इन दो चीज़ों के साथ ये गहरी पहाड़ियों में उन्हें पूरे 1 साल तक जीवित रख सकता था। लावण्या राठौर ने वहीं रुके रहने का फैसला किया। आसपास के माहौल को ध्यान से देखने और आवश्यक छिपाने वाले व्यूह स्थापित करने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान लीमोइंग की देखभाल करने पर केंद्रित कर दिया। 3 दिन बीत चुके थे। लीमोइंग की पीठ का घाव हर दिन सेंट स्प्रिंग वाटर से साफ किए जाने के कारण भरने के संकेत दिखाने लगा था। हालांकि वह अभी तक नहीं उठा था। लावण्या राठौर को हर दिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना था वह था उसे दवा खिलाना। चूंकि लीमोइंग में होश में आने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था, इसलिए पिछले 3 दिनों से वह उसे हर दिन लगातार 3 बार अपने मुंह से दवा खिला रही थी। शुरुआत में उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। सौभाग्य से लीमोइंग बेहोशी की हालत में था और इस पूरे नज़ारे को देखने में सक्षम नहीं था। उसके बाद उसे इसकी आदत पड़ने लगी। एक सुंदर आदमी जो हिलने डुलने में असमर्थ था, वह उसके साथ एक रैग डॉल कपड़े की गुड़िया जैसा व्यवहार कर सकती थी। एक अप्रत्याशित हरकत। चौथे दिन की सुबह लावण्या राठौर ने उसे उसकी दवा खिलाना शुरू किया। लीमोइंग के सुंदर चेहरे पर अभी भी एक पीला भूरापन था। वे गहरी शांत आंखें कसकर बंद थीं। यहाँ तक कि आंखों के नीचे काले घेरे भी थे। उसकी लंबी पलकें घनी और काली थीं, फिर भी हावी होने वाली नहीं थीं, जो उसे एक नाजुक स्वभाव दे रही थीं।
लावण्या राठौर की उंगलियां अनैच्छिक रूप से उसकी नाक को सहलाने लगीं। लीमोइंग अब हमेशा से कहीं अधिक उत्कृष्ट दिख रहा था। आमतौर पर उसका हावी होने वाला और प्रभावशाली रूप एक अत्यंत दमनकारी एहसास देता था। इस वजह से अन्य लोग इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देते थे कि उसका रूप बहुत ही मोहक था। उसने सफ़ेद चीनी मिट्टी की छोटी बोतल उठाई और एक गोली निकाली। गोली को अपने मुंह में रखते हुए उसने एक घूंट सेंट स्प्रिंग वाटर लिया। ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछले 3 दिनों तक किया था, उसने अपने होंठ लीमोइंग के होठों पर रख दिए। उसे दवा खिलाने का अनुभव पहले ही हो चुका था, इसलिए ये राउंड बहुत ही आसानी से पूरा हो गया। जैसे ही वह अपनी जीभ वापस खींचने की तैयारी कर रही थी, अचानक कोई मुलायम चीज़ उसके करीब आए और उसकी जीभ के चारों ओर घूमते हुए शरारती ढंग से खेलने लगी। लावण्या राठौर का दिमाग सुन्न हो गया। कुछ सांसों के बाद उसने अचानक प्रतिक्रिया दी। ये लीमोइंग की जीभ थी। यह आदमी जाग गया था। लावण्या राठौर चौंक गई और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने देखा कि लीमोइंग की आंखों में हलचल हो रही थी, लेकिन वे खुली नहीं थीं। केवल उसकी जीभ उसके मुंह में फिसल रही थी। दवा खिलाने की सुविधा के लिए उसने लीमोइंग के सिर को अपनी जांघ पर टिका रखा था। यह मुद्रा बहुत ही अस्पष्ट और अजीब थी। शर्मिंदगी और गुस्सा। लावण्या राठौर का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कब यह आदमी कब जागा? चेतावनी का कोई संकेत क्यों नहीं था? और जिस पल वह जागा तो उसने कुछ इतना कामुक किया, और वह इन सब के बावजूद, अगर ऐसा न होता कि उसे बचाते समय उसे इतनी गंभीर चोट लगी थी, तो उसने निश्चित रूप से उसे सबक सिखाया होता। लावण्या राठौर आनन फानन में पीछे हट गई। वह ऐसा करने में इसलिए सफल रही क्योंकि लीमोइंग के पास उसे दूर जाने से रोकने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो, लावण्या राठौर एक तरफ खिसकी और पूछा, लीमोइंग, क्या तुम जाग गए हो? क्या तुम्हें अब बेहतर महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें कहीं भी असुविधा महसूस हो रही है? लीमोइंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसकी वे काली और सफ़ेद आंखें अब खून जैसी लाल नसों से घिरी हुई थीं। वह बहुत ही भयानक लग रहा था। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर और कर्कश लग रही थी, जिससे ये सुनना मुश्किल हो रहा था कि वह क्या कह रहा था। लावण्या राठौर जानती थी कि उसकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि होश में आने के बाद उसकी हालत इतनी खराब होगी। ऐसा लग रहा था कि लीमोइंग को जो आंतरिक चोट लगी थी, वह उसकी शुरुआती उम्मीद से कहीं ज़्यादा गंभीर थी। गंभीर स्थिति और एक चौंकाने वाला सवाल। अब वह किसी शर्मिंदगी या असहजता की परवाह नहीं कर सकती थी और वह लीमोइंग के बगल में चली गई। उसने अपनी हथेली उसके माथे पर रखी और महसूस किया कि उसका बुखार अभी कम नहीं हुआ था। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए और परेशान भाव के साथ उसने पूछा, लीमोइंग, तुम अब वास्तव में कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हारी हालत बहुत खराब है। हालांकि तुम्हारे बाहरी घाव काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी आंतरिक चोट। मुझे पता है, उसने धीरे से उत्तर दिया। लावण्या राठौर ने आग्रह किया, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारे पास अपने संप्रदाय से संपर्क करने का कोई तरीका है? मैंने सोचा था कि जब तक तुम हिलने डुलने में असमर्थ हो, तब तक मूवी और बाकी लोगों के आने और तुम्हें बचाने का इंतज़ार करूं, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारी चोटें, हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। लीमोइंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह सिर्फ बोलने से ही थक गया हो। उसने लावण्या राठौर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, आज कौन सा दिन है? लावण्या राठौर ने उसे बताया, तुम्हारे घायल होने के बाद से आज चौथा दिन है, इसलिए आज मार्च का 15वां दिन है। क्या 15 तारीख आ गई? लीमोइंग अचानक आश्चर्य से चिल्लाया। उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें छलकने लगी। वह भयभीत था। सौभाग्य से वह आज जागने में कामयाब रहा, अन्यथा हालांकि अब पर्याप्त समय नहीं था। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह हिलने डुलने में भी असमर्थ था। वह समय पर वापस कैसे पहुंच सकता था? लीमोइंग का डर और लावण्या की चिंता। लावण्या राठौर ने उसकी बातों का गलत मतलब निकाला और चिंता से कहा, हाँ, तुम इतने दिनों से बेहोश थे। क्या तुम जानते हो कि मैं कितनी चिंतित थी? हमें जल्दी से मुझी से संपर्क करना होगा। लीमोइंग ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरी आयामी अंगूठी में आपातकालीन दवा होनी चाहिए। उसके मौत जैसे सफ़ेद होंठ हिल रहे थे, लेकिन लावण्या राठौर को वह क्या कह रहा है, ये सुनने के लिए खुद को उससे लगभग चिपकाना पड़ा। ये प्यारी सी छोटी लोमड़ी चिंता से बेहाल थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे और वह उसके करीब चिपकी हुई थी। इस परिदृश्य ने लीमोइंग को कमजोरी से अपने होठों के किनारे मोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे एक फीकी मुस्कान उभरी। कितनी बर्बादी है! ये छोटी सी चीज़ व्यवहारिक रूप से खुद को उस पर फेंक रही थी, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि ये देखकर कि वह उसके लिए कितनी चिंतित थी, लीमोइंग को दिल से खुशी महसूस हुई। उसने जो भाव दिखाए, उसके लिए ऐसी एक और गंभीर चोट खाना भी सार्थक था।
लावण्या राठौर ने उसे तीव्रता से देखा। तुम्हारे पास दवा है, जल्दी करो, इसे बाहर निकालो। लिमोइंग ने हल्की सी सांस ली। तेज दर्द को सहते हुए उसने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया और अपनी आयामी अंगूठी खोली। अगले ही पल उसके हाथ में चीनी मिट्टी की एक बोतल थी। लावण्या राठौर ने तेजी से बोतल ली। क्या तुम्हें यकीन है कि यह प्रभावी है? खैर, तुम जो दवा अपने साथ लाए हो वह निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले स्तर की होगी। रुको, यह क्या है? शुरुआत में लावण्या राठौर ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला और गोली बाहर निकाली, उस गोली पर एक नज़र पड़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लिमोइंग वास्तव में इस तरह की दवा खाने की तैयारी कर रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने गोली उठाई और उसे सूंघा। अपने पिछले जीवन में जब वह खतरे में पड़ी थी तो उसके पास अपनी जान बचाने के लिए एक गोली लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी याददाश्त हमेशा से उत्कृष्ट रही थी, इसलिए यदि उसने कोई विशिष्ट गोली ली थी तो वह निश्चित रूप से उसे पहचानने में सक्षम होगी। लिमोइंग, क्या तुम जानते हो कि यह कौन सी दवा है? क्या तुमने गलत दवा ले ली है? इस महत्वपूर्ण क्षण में क्या तुम कृपया अधिक विश्वसनीय हो सकते हो? तुम खाने के मामले में लापरवाही कर सकते हो, लेकिन तुम किसी भी तरह गोलियां नहीं निगल सकते। डॉट 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 डॉट। एक खतरनाक रहस्योद्घाटन। लिमोइंग की आंखों में आश्चर्य की एक चमक कौंध गई। तुम जानती हो यह कौन सी दवा है? उसने जो औषधीय गोली निकाली थी वह अत्यंत दुर्लभ थी। इसे बाजार में नहीं खरीदा जा सकता था, और यदि आप एक अनुभवी और जानकार विशेषज्ञ नहीं थे तो अधिकांश लोग इसे पहचानने में सक्षम नहीं होंगे। एक झल्लाई हुई लावण्या राठौर ने पलटकर जवाब दिया, मैं इसे क्यों नहीं पहचान सकती? इसके विपरीत, क्या तुम जानते हो कि यह कौन सी गोली है? रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल। क्या तुम जानते हो कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ओह, बेशक तुम जानते हो, गोली तुम्हारी ही है। क्या तुम इस तरह की कोई भी खतरनाक दवा बाहर निकाल सकते हो? इसे जल्दी से वापस रखो, मुझे असली औषधीय गोली दो। लिमोइंग खंसा और धीमी आवाज में बोला, मैं जानता हूँ, ये वही गोली है जो मैं लेना चाहता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या अब तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? इस प्रकार की गोली लेने से केवल अस्थायी प्रभाव ही पड़ेगा। ये तुम्हारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाती है वह तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक गंभीर है। तुम पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो, कृपया अपने ही शरीर को मजाक मत समझो। लिमोइंग ने अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि लावण्या राठौर उस पर चिल्लाने लगी। डॉट 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 डॉट। जहर और शक्ति का सौदा। रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल एक छठे दर्जे की उच्च श्रेणी की गोली थी। गोली को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य घटक फीनिक्स टेल रेड स्कॉर्पियन था, जो एक छठे स्तर के जादुई जानवर की पूंछ के सिरे पर पाई जाने वाली एक जहरीली थैली थी। इसके बाद उस जहरीली थैली को एक असाधारण प्रकार की गोली में परिष्कृत किया जाता था। इसका प्रभाव साधक की छिपी हुई क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए फीनिक्स टेल रेड स्कॉर्पियन की जहरीली प्रकृति का उपयोग करना था। एक बार गोली लेने के बाद पूरा शरीर सुन्न महसूस होता था। भले ही आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई हो, रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल के प्रभाव से कम 80% लड़ने की ताकत को बाहर निकाल सकती थी। दुर्भाग्य से ये प्रभाव लंबे समय तक नहीं रह सकता था। अपना जादू खोने से पहले यह अधिक से अधिक 2 घंटे तक ही रहता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि इसके दुष्प्रभाव बहुत स्पष्ट थे। सिर्फ एक गोली लेने से ही फीनिक्स टेल रेड स्कॉर्पियन की जहरीली प्रकृति ऊर्जा पथ में प्रवेश कर जाती थी, जो व्यक्ति की साधना को भी प्रभावित कर सकती थी। पहले महीने में पूरा शरीर खराब स्वास्थ्य की स्थिति में रहेगा और 3 महीने बाद भी स्वास्थ्य की स्थिति अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाएगी। डॉट 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 डॉट। जिद्दी इरादे और लावण्या का प्रतिरोध। सामान्य तौर पर जब तक कि साधक किसी ऐसे गतिरोध में न फंस जाए जहां स्थिति या तो मारने की हो या मरने की, केवल ऐसी परिस्थितियों में ही वे गोली लेने का जोखिम उठाते थे। भले ही 2 घंटे बीत गए हों और प्रभाव फीका पड़ गया हो, कम से कम जीवित रहने का एक मौका तो रहता था। हालांकि लिमोइंग की स्थिति बिल्कुल अलग थी। वर्तमान क्षण में वह उस गंभीर स्थिति से बाहर निकलने में कामयाब रहा था। हालांकि उसकी आंतरिक चोट अभी भी गंभीर थी, फिर भी वह तब तक कुछ समय तक टिके रहने में सक्षम होगा जब तक कि मुई और बाकी लोग उन्हें ढूंढ नहीं लेते। इस दवा को लेने का जोखिम उठाना बस मौत को दावत देना था। लिमोइंग ने उस छोटी लोमड़ी के क्रोधित भावों को देखा और चुपचाप आह भरी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी सी चीज़ इतनी जानकार होगी कि वह इस प्रकार की उच्च श्रेणी की गोली को पहचान सके। वह अभी भी सोच रहा था कि चूंकि लावण्या राठौर को नहीं पता था कि यह गोली क्या है, उसके गोली लेने और उन्हें इस जगह से बाहर निकालने के बाद भले ही वह समझ जाए कि क्या हुआ था, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब लिमोइंग अपनी जिद पर अड़ा था। मुझे दो। बिल्कुल नहीं, मैं दवा की यह बोतल जब्त कर रही हूँ।
लावण्या राठौर की उंगलियों ने बोतल को कसकर पकड़ लिया। अपनी हथेली में गोली को पकड़े हुए उसने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिया, ये दृढ़ संकल्प लेते हुए कि वह इसे छीनने नहीं देगी। ली एट, यह मेरी दवा है, भले ही मैं इसे न खाऊं, तुम्हें फिर भी इसे वापस करना होगा। लावण्या राठौर स्थिर खड़ी रही। ये सही था, गोली उसकी थी और यह एक छठे स्तर की उच्च श्रेणी की गोली थी जो बहुत अधिक चांदी के लायक थी। उसके लिए इसे छीनना कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन यह आदमी स्पष्ट रूप से उसकी बात नहीं सुनने वाला था। अगर गोली उसके हाथ लग जाती तो वह गारंटी दे सकती थी कि वह इसे तुरंत निगल लेगा। उसकी भौहें तन गईं, लेकिन पल भर में ही उसे एकदम सही और उचित बहाना मिल गया। क्या तुम यह नहीं कह रहे थे कि तुमने खुद को मुझे बेच दिया है? तो फिर मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। तुम्हारी सारी संपत्ति पर अधिकारपूर्वक मेरा हक होना चाहिए, और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल की यह बोतल भी शामिल है। लिमोइंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसी बात कहेगी, और वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। लावण्या राठौर ने खुशी से उसकी ओर एक नज़र डाली और अधिकारपूर्वक बोतल को अपने पास रख लिया। लिमोइंग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्या ये छोटी सी चीज़ जानती थी कि वह क्या कह रही थी? इससे पहले वह उसे स्वीकार न करने के लिए दृढ़ थी और उसने एमेथिस्ट लाइट स्वॉर्ड को उपहार के रूप में दे दिया था। और अब किसी की उम्मीद के विपरीत उसने कुछ भी कहने की हिम्मत की। अगर यह सामान्य समय होता तो लिमोइंग उसके साथ कुछ स्वतंत्रता लेने में संकोच नहीं करता, लेकिन अब उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। लिमोइंग की लाचारी और लावण्या की जिद। उसने मन ही मन आह भरी, अपनी वर्तमान स्थिति से घृणा करते हुए कमज़ोर। भगवान जानता है, उसे कई वर्षों से इतनी गंभीर चोट नहीं लगी थी, और यह सब इस तरह के समय पर होना था। लिमोइंग की राजसी भौहें एक रेखा में बंध गईं और उसके चेहरे के भाव पहले की तुलना में थोड़े अधिक पीले लग रहे थे। ली एट, मजाक करना बंद करो, मुझे दवा दो, मुझे इसे खाना ही होगा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी भी इस तरह की दवा नहीं लेने दूंगी। मेरी बात सुनो और चुपचाप लेट जाओ। शांति से अपनी श्वास को अंदरूनी रूप से नियंत्रित करो और स्वास्थ्य लाभ लो। हालांकि यह तरीका धीमा है, लेकिन ये तुम्हारी आंतरिक चोट की स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। ये तुम्हारे आंख मूंद कर दवा लेने से कहीं बेहतर है। ली एट, लावण्या राठौर मुड़ गई, कुछ भी न सुनने का नाटक करते हुए। कृपया मेरी बात सुनो, वह उसे नज़रअंदाज करती रही। लिमोइंग के पास बोलना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कृपया मजाक करना बंद करो, मुझे सच में 15 मार्च तक वापस लौटने की ज़रूरत है। समय की दौड़ और अड़ियल रवैया। वापस लौटना है? कहाँ वापस? लावण्या राठौर खुद को उससे सवाल करने से नहीं रोक पाए। मेरे संप्रदाय में। तुम्हारा संप्रदाय? लावण्या राठौर ने पलटकर जवाब दिया, नहीं, असंभव। तुम्हारी वर्तमान स्थिति के साथ तुम अपने संप्रदाय तक वापस जाने का इरादा रखते हो, और वह भी एक दिन के भीतर। ये बस संभव नहीं है। ठीक है, कम से कम यहाँ नहीं रह सकता, मोई को ढूंढना होगा। तो हम यहाँ उसका इंतज़ार करेंगे। तुम्हारे पास उससे संपर्क करने का कोई तो तरीका होगा ना? जब तक वह यहाँ पहुँचेगा तब तक पर्याप्त समय नहीं होगा। मेरी गति बहुत तेज़ है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। नहीं का मतलब नहीं, यह विचार छोड़ दो। लावण्या राठौर लगभग पागल हो चुकी थी। उसने कभी किसी आदमी के इतने अड़ियल खच्चर का सामना नहीं किया था। क्या उसे अपने शरीर की स्थिति की परवाह भी थी? वह पहले से ही इस हद तक गंभीर रूप से घायल था। कौन सा मामला इतना महत्वपूर्ण था कि उसे उसी दिन वापस लौटना था? भले ही यह कुछ बड़ा हो, क्या यह उसकी अपनी स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता था? लावण्या राठौर ने अपने दिल को पत्थर कर लिया, उसे दवा की बोतल न देने का दृढ़ संकल्प किया। एक अप्रत्याशित चाल। ठीक है फिर, लिमोइंग ने अंततः हार मान ली। ये हुई ना बात। ली एट, लिमोइंग को खुद को पुकारते हुए सुनकर वह मुड़ी। अब चूंकि वह घायल पक्ष है, जब तक वह आंख मूंद कर दवा लेने की जिद नहीं कर रहा है, तब तक वह उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी। हालांकि जब वह मुड़ी तो एक बड़ी शक्ति का उत्सर्जन हुआ, जिसके कारण उसने अपना संतुलन खो दिया। लावण्या राठौर को अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी, और लिमोइंग की ताकत उस पर काफ़ी हावी हो गई। जब उसे खींचा गया तो वह ज़मीन की ओर गिर पड़ी। अरे, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? जब वह लगभग ज़मीन पर पहुंचने ही वाली थी तो खींचने वाला बल अचानक गायब हो गया। लावण्या राठौर ने जल्दी से खुद को संभाला और तेजी से अपना सिर घुमाया। एक नज़र डालते ही उसके ठंडे पसीने छूट गए। जब वह खुद को संभाल रही थी, लिमोइंग ने मौका देखकर तेजी से उसके हाथ से बोतल छीन ली, बोतल का ढक्कन खोला और पल भर में 3 गोलियां निकालकर सीधे अपने मुंह में डाल लीं। एक खतरनाक दांव। लावण्या राठौर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह लिमोइंग को रोकने के प्रयास में उसकी ओर दौड़ी। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी।
उसने खुद को पहाड़ की दीवार से थोड़ा टिकाया और 3 रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल अपने मुंह में ठूंस कर निगल लीं। गोलियां लेने के बाद उसकी पकड़ ढीली हो गई और गोलियों की बोतल जमीन पर लुढ़क गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसका पूरा शरीर पहाड़ की दीवार के सहारे नीचे खिसकने लगा था। ऐसा लग रहा था कि गोलियां छीनने और निगलने के 2 सरल कार्यों ने उसके शरीर की बची हुई सारी ऊर्जा को चूस लिया था। ली मोइंग, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें ये गोली खाने की अनुमति नहीं है। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? और तुमने वास्तव में इसे मेरे हाथों से छीन लिया। क्या तुम अभी भी जिंदा रहना चाहते हो? वह कौन था जिसने कहा था कि वह खुद को मुझे बेच देगा? अपनी मालकिन पर छिपकर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली मोइंग की पलकें आधी बंद थीं और उसने एक भी आवाज़ नहीं की। शायद ये कहना अधिक उचित होगा कि उसमें बात करने की बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी। लावण्या राठौर उसकी ओर झपटी और गोलियों को बाहर निकालने के प्रयास में अपनी लंबी पतली उंगलियां उसके मुंह में डाल दीं। हालांकि दवा पहले ही पेट में जा चुकी थी। वह चाहे कितनी भी आक्रोशित क्यों न हो, वह कुछ नहीं कर सकती थी। डॉट 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 होश में वापसी और एक शरारती हरकत। जैसे ही उसका चेहरा निराशा से भर गया और वह हार मानने के लिए तैयार हुई, उसकी उंगलियों ने अचानक गर्माहट की एक लहर महसूस की। वह शून्य में घूर रही थी और उसने अचानक अपनी ठुड्डी उठाई। ये स्पष्ट नहीं था कि ली मोइंग कब होश में आ गया था। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली और शीशे की तरह साफ थीं, जिनमें मोहकता और दुष्टता के कुछ संकेत थे। ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ गया हो। अप्रत्याशित रूप से रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल ने इतनी जल्दी अपना असर दिखा दिया था। तुम पागल हो। जैसे ही लावण्या राठौर गुस्से से भड़कने वाली थी, उसकी उंगलियों में एक गुदगुदी सी महसूस हुई। वह अजीब एहसास, ऐसा था जैसे यह आदमी उसे चाट रहा हो। वह तुरंत शर्मा गई। शर्मिंदगी और झुंझलाहट की भावनाओं से भरते हुए उसने अपनी उंगलियां वापस खींचने का प्रयास किया। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। समय का सदुपयोग। अपने होठों के किनारों को पीछे खींचते हुए ली मोइंग ने उसकी उंगलियां छोड़ दीं। लेकिन इसके बाद उसने अपनी बाँह फैलाई और उसकी कमर को अपनी ओर खींच लिया। लावण्या राठौर पूरी तरह से उसकी बाहों में गिर पड़ी। ली मोइंग ने अपना सिर नीचे किया और कामुक स्वर में उसके कानों में सांस लेते हुए कहा, जब मैं बेहोश था तो तुमने हर दिन स्वेच्छा से मुझे अपने चुंबन दिए। हालांकि मैं हिल नहीं सकता था, लेकिन मेरा पूरा शरीर इसे महसूस कर सकता था। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे अंदर किस तरह की आग जला दी है। क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने स्वेच्छा से तुम्हें चूमा? उसे तुम्हें दवा खिलाना कहते हैं। लावण्या राठौर का चेहरा और अधिक लाल होता गया, मानो उसमें से खून टपकने वाला हो। हे मेरे भगवान, क्या वह इस पूरी प्रक्रिया को महसूस करने में सक्षम था? फिर ली मोइंग ने उसके झेपते हुए रूप को देखा और उसके दिल में कोमलता की भावना भर गई। उसकी आंखों के सामान्य तीखेपन में सौम्यता की एक झलक जुड़ने लगी। उसने अपना सिर नीचे किया और लावण्या राठौर के होठों के किनारे पर एक चुंबन दिया। तुम बहुत प्यारी हो, काश मैं तुम्हें ठीक से चूम पाता, लेकिन अब हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमारे पास केवल 2 घंटे हैं, इसलिए समय का सदुपयोग करते हैं। क्या चूमना? तुम्हें मेरे साथ हद पार करने की अनुमति नहीं है। लावण्या राठौर अपमान के कारण गुस्से से भड़क उठी, उसे एक तरफ धकेलने के इरादे से। ली मोइंग के भाव अचानक गंभीर हो गए। मुझे मेरी कमर से पकड़ लो और कसकर, जल्दी करो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर लावण्या राठौर ने उसके साथ बहस जारी रखने की जहमत नहीं उठाई। उसकी वर्तमान बेहतरीन स्थिति उन गोलियों को लेने के बदले में मिली थी, इसलिए बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। उसने जल्दबाजी में अपनी मुद्रा को समायोजित किया। डॉट 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 हवा में उड़ान और एक अस्थायी ताकत। कुछ ही देर बाद ली मोइंग ने एक लंबी छलांग लगाई और ऊपर की ओर उड़ने लगा। बस एक छलांग और वे पहले ही कई मीटर ऊपर जा चुके थे। पहाड़ के किनारों पर निकली चट्टानों की मदद से वे व्यावहारिक रूप से उड़ रहे थे और चट्टान के साथ ऊपर चढ़ रहे थे। लावण्या राठौर कसकर चिपई हुई थी, उसका चेहरा उसकी मजबूत छाती पर टिका हुआ था। हालांकि चढ़ने की गति तेज थी, लेकिन ये बहुत स्थिर थी। ली मोइंग जानबूझकर उसकी रक्षा कर रहा था, उसे अपनी बाहों में लेकर तेज बहती हवा और किसी भी छोटी चट्टान से उसे बचा रहा था जो उसे चोट पहुंचा सकती थी। लावण्या राठौर उसकी बाहों में रही और उसे असाधारण रूप से सुरक्षित महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भी तरह के खतरे का सामना करें, इस आदमी के पास उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत और दृढ़ संकल्प था। बस वह बेचैन और थोड़ी डरी हुई महसूस कर रही थी, क्योंकि यह उसका वास्तविक चरम प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह अभी भी भारी आंतरिक चोट से पीड़ित था और उसने रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल ली थी। यही कारण था कि उसके पास छतों पर छलांग लगाने और दीवारों को फांदने की क्षमता थी। कुछ देर पहले वह उस हद तक कमज़ोर हो गया था, क्या वह वास्तव में अब सब कुछ संभाल सकता है?
एक बार जब गोली का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो उसका क्या होगा? उसकी आंतरिक चोट पहले से ही बहुत गंभीर थी, अब जब उसने इस प्रकार की दवा ले ली थी। लावण्या राठौर कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि भविष्य में ली मोइंग को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मोई की खोज और एक अधूरा जवाब। बहुत जल्द वे दोनों चट्टान की चोटी पर उतरे। ली मोइंग ने आसपास का मुआयना किया और कहा, मोई और मेरे बीच एक आध्यात्मिक पदचिह्न है। दुर्भाग्य से कई दिन बीत चुके हैं, इसलिए पदचिह्न का प्रभाव काफी कमजोर हो गया है। मेरी आध्यात्मिक पहचान कमजोर है, धारणा भी कम हो गई है, इसलिए मैं केवल मोटे तौर पर बता सकता हूं कि वह अभी कहाँ स्थित है। लावण्या राठौर ने चिंता से पूछा, वह अभी कहाँ है? ली मोइंग ने उत्तर दिया, वह पहले ही पहाड़ से नीचे उतर चुका होगा और हमें ढूंढने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा होगा। दूरी बहुत दूर है, लेकिन चूंकि मैं उस क्षेत्र को पहले ही छोड़ चुका हूं, वह इसे महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। वह फिर बीच रास्ते में हमसे मिलने के लिए दौड़ा आएगा। हमें जल्दी से अपने रास्ते पर निकलना चाहिए, मुझे कसकर पकड़ लो। लावण्या राठौर ने बात मानी और उसके कपड़े पकड़ लिए, लेकिन वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। कुछ देर विचार करने के बाद उसने पूछने का फैसला किया, क्या तुम्हें ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है कि तुम्हें इतनी जल्दी करनी पड़ रही है? जल्दी करने के लिए तुम रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल लेने के लिए भी तैयार हो गए? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। ली मोइंग ने अपना सिर नीचे किया और उसे देखा। आह भरते हुए वह वहीं रुक गया। मैं इसे तुमसे छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन यह एक लंबी कहानी है। अगर मैं अभी समझा भी दूं तो ये स्पष्ट नहीं होगा। वैसे भी इस मामले का उस कारण से कुछ लेना देना है जिसके लिए मुझे प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर को परिष्कृत करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मोई के मिलने के बाद मैं तुम्हें आराम से सारी बातें समझाऊंगा। संदेह और एक अनकहा रहस्य। प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर, ये शब्द सुनकर लावण्या राठौर ने अपने होंठ काटे और पूछना बंद कर दिया। उसे लंबे समय से संदेह था कि ली मोइंग किसी महिला की बीमारी को ठीक करने के लिए प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर को परिष्कृत करना चाहता था, और अब जब उसने कहा कि उसे तुरंत वापस लौटना है, तो निश्चित रूप से इसका संबंध इसी मामले से होना चाहिए। क्या इसका यह मतलब नहीं था कि उसका उस महिला के साथ कोई संबंध था? आखिर वह कौन थी? लावण्या राठौर जितनी अधिक उत्सुक हो रही थी, उतना ही वह अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। वह जवाब जानने से भी डर रही थी। ली मोइंग अनुमान नहीं लगा पाया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसे आज्ञाकारी रूप से अपना सिर झुकाए देखकर उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में घेरा और जाने की तैयारी की। इसी क्षण लावण्या राठौर ने अचानक अपना सिर उठाया और सदमे से चिल्लाए, उद्धरण चिन्ह, ली मोइंग, सावधान। उसी क्षण ली मोइंग को किसी अनहोनी का आभास हुआ और उसने अपना सिर घुमाया। आसमान के बीचों बीच दो विशाल व्हाइट विंग्ड गोल्डन क्रेस्टेड वल्चर्स थे, जो अपने विशाल पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से उनकी ओर उड़ रहे थे। उनके सफ़ेद पूंछ के पंख और सुनहरे पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। जब उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए तो पेड़ों की कई शाखाएं ऐसे टूट गईं मानो जंगल में कोई तूफान आ गया हो। दोनों गिद्ध करीब आते ही चीखे और बिना किसी हिचकिचाहट के वे उसी दिशा में झपटे जहां लावण्या राठौर थी। ली मोइंग तेजी से एक तरफ हटा और तुरंत उसे बचाने के लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ। लावण्या राठौर ने अपनी भौहें सिकुड़ी और मन ही मन पछतावा महसूस करने लगी। गिद्धों का हमला और एक भूली हुई गलती। जैसा कि उसे उम्मीद थी, ये दो व्हाइट विंग्ड गोल्डन क्रेस्टेड वल्चर्स अपने बच्चे के गायब होने के कारण यहाँ थे। उन्होंने पहले उसे चाटा था, इसलिए यह उसके शरीर से निकलने वाली एक अनोखी गंध थी जिसने उन्हें यहाँ आकर्षित किया था। उस समय जब वह वहाँ से निकली थी तो उसने पहले से ही योजना बनाई थी कि खतरे वाले क्षेत्र से बाहर निकलते ही वह गंध को खत्म करने के लिए सेंट वाटर स्प्रिंग में नहाएगी और अपने कपड़े बदलेगी। उसके बाद उसने मास्टर यू तियान की गुफा में प्रवेश किया और ली मोइंग के गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह इस मामले के बारे में लगभग भूल ही गई थी। जब वे पहाड़ों में थे, चूंकि लावण्या राठौर ने बीस्ट डाइवर्शन अरे जानवरों को भटकाने वाला व्यू स्थापित किया था, इसलिए इसने व्हाइट विंग्ड गोल्डन क्रेस्टेड वल्चर्स का ध्यान आकर्षित नहीं किया। अब जब वे बीस्ट डाइवर्शन अरे के सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल चुके थे तो वे चट्टान पर चढ़ते समय गिद्धों के घोंसले के पास ही रुक गए थे। इस तरह ये लावण्या राठौर के सीधे जाल में चले जाने और खुद को गिद्ध माता पिता के सामने उजागर करने के बराबर था। जबकि लावण्या राठौर अभी भी विचार कर रही थी, गिद्धों में से एक ने उसे पकड़ने के प्रयास में आक्रामक तरीके से उस पर झपटा मारा। ली मोइंग का पलटवार। ली मोइंग ने अपनी उंगलियां घुमाईं और अपनी रैल्म रिंग से एमेथिस्ट लाइट स्वॉर्ड बाहर निकाली। बिजली की एक चमक कौंधी और गिद्ध की आंख की ओर स्वॉर्ड और तलवार की आभा की एक तेज धार निकल पड़ी। चिरप चीख।
गिद्ध ने एक जोरदार चीख निकाली और खून बहने लगा, जिसके कारण उसे कई मीटर पीछे हटना पड़ा। अपने साथी को घायल देखकर दूसरा गिद्ध गुस्से और चिंता से भर गया और असामान्य रूप से आक्रामक होकर उस पर टूट पड़ा। ये दो व्हाइट विंग्ड गोल्डन क्रेस्टेड वल्चर्स 7वें स्तर के जादुई जानवर थे। जब उन्होंने एक साथ हमला किया तो यह एक ही समय में हमला करने वाले 8वें दर्जे के दायरे के विशेषज्ञ के बराबर होगा। और ये दोनों गिद्ध एक जोड़े थे, इसलिए वे बहुत अच्छी तरह से समन्वित थे और सही समय पर कवर लेने और कार्रवाई करने में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उनकी शक्ति की तीव्रता अत्यंत उच्च थी। समय के खिलाफ एक हताश लड़ाई। इस तथ्य के बावजूद कि उसे लीमोइंग की क्षमता पर पूरा भरोसा था, लावण्या का दिल अभी भी पागलों की तरह धड़क रहा था, मानो वह किसी भी समय उसके मुंह से बाहर कूदने वाला हो। वे दो 7वें स्तर के जादुई जानवर थे। एक गिद्ध को संभालना, जाहिर है कि यह कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन दो के बारे में क्या? उसकी साधना केवल 6ठे दर्जे के दायरे के 9वें चरण में थी। भले ही उसकी लड़ने की ताकत असाधारण थी, क्या वह दो 7वें स्तर के जादुई जानवरों को संभाल सकता था? इसके अलावा उसे अभी भी एक गंभीर आंतरिक चोट थी। इस परिस्थिति में, हालांकि उसने अपनी चोट को नियंत्रित करने के लिए रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल्स ली थीं, लेकिन वह अपनी वास्तविक ताकत का केवल 80% ही इस्तेमाल कर पा रहा था। यहाँ तक कि अपने चरम पर भी वह शायद इन दो 7वें स्तर के जादुई जानवरों को संभालने में सक्षम न हो पाए। तो अब क्या होगा? जो है सो है। लीमोइंग बिजली की तरह तेज था। उसने विभिन्न प्रकार के थंडर तत्व वाले प्रोफाउंड स्किल्स, गहरे कौशल के साथ अपनी प्रोफाउंड एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा को उजागर करना जारी रखा, जिसने जंगल को लगभग खंडहर में बदल दिया था। इन सब के बावजूद दोनों गिद्धों में से कोई भी न तो हारा और न ही वे वहां से गए। लीमोइंग की हरकतें धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगीं। हालांकि अब पलड़ा उसका भारी था। अगर यह सामान्य समय होता तो वह डटे रहने पर आसानी से जीत सकता था। लावण्या राठौर स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसके पास युद्ध की ताकत के लिए केवल 2 घंटे ही थे। उन्हें इस द्वंद्व को कम से कम समय में निपटाना ही होगा। लावण्या राठौर ने अपने दांत पीसे और अपनी स्काई फीनिक्स रिंग से बचे हुए 2 थंडर फ्लेम बॉलर्स निकाले, जबकि दोनों व्हाइट विंग्ड गोल्डन क्रेस्टेड वल्चर्स लीमोइंग के हमलों से विचलित थे। वह चुपचाप उनके पीछे खिसक गई। इसके बाद उसने अपनी विशेष तकनीक का उपयोग किया और थंडर फ्लेम बॉलर्स को फेंक दिया। उसका निशाना बेहद सटीक था। दोनों थंडर फ्लेम बॉलर्स सीधे गिद्धों की पीठ पर गिरे। व्हाइट विंग्ड गोल्डन क्रेस्टेड वल्चर्स के विशाल आकार की तुलना में इसका प्रभाव बस न के बराबर था, इसलिए उन्होंने अंडे के आकार जैसी इस चोट पर ध्यान भी नहीं दिया। हालांकि इसी क्षण लावण्या राठौर धीरे से चिल्लाई, प्रज्वलित हो जाओ। लावण्या का गुप्त और घातक हमला। थंडर फ्लेम बॉलर्स तुरंत फट गए और उनमें से ट्रू फीनिक्स फ्लेम्स बाहर निकल पड़ी, जिससे गिद्धों के पंखों का एक बड़ा हिस्सा जल गया। दोनों गोलों के फटने के बाद आग कम नहीं हुई। इसके बजाय यह 8 मुड़े हुए खंजरों में बदल गई, जो गिद्धों की पीठ में गहराई तक धंस गए। चू 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 चू। दोनों गिद्ध दर्द से चीख रहे थे और ये देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमा रहे थे कि उन्हें क्या चोट पहुंचा रहा है। इस समय तक लावण्या राठौर जंगल में खिसक चुकी थी और 1000 साल पुराने पेड़ के विशाल तने के पीछे छिप गई थी। गिद्धों की चीखें सुनकर वह खुद को दबी हुई हंसी हंसने से नहीं रोक पाए। ये दोनों थंडर फ्लेम बॉलर्स उसके सरल और सर्वोच्च गुणवत्ता वाले गुप्त हथियार थे, जिन्हें उसके वर्तमान स्तर की चरम गुणवत्ता पर बनाया गया था। भले ही यह एक 7वें स्तर का जादुई जानवर हो, फिर भी इसकी अपार शक्ति से वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा। ये जानकर कि छोटी लोमड़ी कुछ कर रही है, लीमोइंग ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और इस अवसर को लपक लिया। उद्धरण लिटिल लाइलैक का प्रलयनकारी कहर। उसने अपने हाथों से एमेथिस्ट लाइट स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, सील खोलो। एमेथिस्ट लाइट स्वॉर्ड से अंधी कर देने वाली बैंगनी किरणें निकली और उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को बैंगनी रंग में रंग दिया। इसके बाद तलवार की धार के ऊपर लिटिल लाइलैक की आकृति प्रतिबिंबित हुई, और उसकी आकृति का आकार तब तक बढ़ता रहा जब तक कि वह व्हाइट विंग्ड गोल्डन क्रेस्टेड वल्चर्स के आकार के बराबर नहीं हो गई। लिटिल लाइलैक के विशाल पंख फड़फड़ाए और पूरा वातावरण विद्युतीय धाराओं से भर गया, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लीमोइंग ने तलवार की नोक गिद्धों की ओर की और लिटिल लाइलैक ने तुरंत आगे की ओर धावा बोल दिया। हर बार जब उसके पंख फड़फड़ाते तो बिजली की एक धारा निकलती। पल भर में ही पूरा जंगल गरज और बिजली से ढक गया, मानो वह किसी जीते जागते नर्क में बदल गया हो। कू कू। दोनों व्हाइट विंग्ड गोल्डन क्रेस्टेड वल्चर्स अभी लावण्या राठौर द्वारा किए गए हमले से उबर भी नहीं पाए थे,
इसलिए वे लिटिल लाइलैक द्वारा लगाई गई हिंसक शक्ति का विरोध करने में असमर्थ थे। कुछ पलों बाद दोनों गिद्धों को कल्पना से परे बिजली के झटके लगे, उनकी आंखें पलट गईं और वे सीधे आसमान से नीचे गिरने लगे। डॉट 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 डॉट। जीत के बाद एक नया और प्यारा संकट। लिटिल लाइलैक का आकार धीरे धीरे छोटा होता गया जब तक कि वह एक सामान्य इंसान के आकार तक नहीं पहुंच गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसने उत्साहपूर्वक खुद को ली मोइंग की बाहों में फेंक दिया। मालिक, मिस्टर हैंडसम, अति सुंदर मालिक, क्या मैं मजबूत, तीखी और सक्षम थी? ये सब आपके लिए था मालिक। जब तक मुझे आपका सुंदर चेहरा देखने को मिलता है, मैं हर दिन प्रेरणा से भरी रहूंगी। लिटिल लाइलैक ने अपने सिर के पिछले हिस्से को ली मोइंग की बाहों से अंतरंगता से रगड़ा। ली मोइंग को प्रतिक्रिया देने का पर्याप्त समय भी नहीं मिला था कि उसे महसूस हुआ कि एक भेदने वाली नज़र सीधे उसे घूर रही है। उसने आनन फानन में अपना सिर घुमाया और देखा कि भावहीन लावण्या राठौर बुरे इरादों के साथ उसके पीछे खड़ी थी। ली मोइंग को तुरंत लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें बनने लगीं और धीरे धीरे टपकने लगीं। उसे अचानक याद आया कि भले ही लिटिल लाइलैक एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट अस्त्र की आत्मा थी, लेकिन वह बिल्कुल एक युवती की तरह दिखती थी। क्या ये छोटी लोमड़ी जल रही थी? ली मोइंग ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया, ये वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। ये शब्द कहने के बाद लावण्या राठौर शून्य में घूरती रही। वह नहीं जो मैं सोच रही थी। ली मोइंग सुस्त पड़ गया और उसे एहसास हुआ कि वह खुद ही गलत दिशा में सोच रहा था। ठीक इसी क्षण लावण्या राठौर खुद को और अधिक नहीं रोक पाए और निंदा करते हुए भड़क उठी, तुम सच में बहुत ज्यादा करते हो। तुम उन दोनों गिद्धों को पहले भी हरा सकते थे, लेकिन तुम्हें एमेथिस्ट लाइट स्वॉर्ड की सील खोलनी ही थी। क्या तुम जानते हो कि हाफ डिवाइन रेलिक को उजागर करने में कितनी प्रोफाउंड एनर्जी बर्बाद होती है? तुम्हारी वर्तमान स्थिति के आधार पर तुमने खुद पर इतना अधिक भार क्यों डाला? जब दवा का असर खत्म हो जाएगा तो तुम बस तड़पने का इंतजार करोगे। डॉट 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 डॉट। ली मोइंग की गलतफहमी और लिटिल लाइलैक की विदाई। निश्चित रूप से उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। ली मोइंग ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और खुश था कि उसने इस छोटी लोमड़ी को नहीं चिढ़ाया। भगवान ही जानता है, वह वास्तव में ये कल्पना कर रहा था कि उसके प्यार का बदला दिया जा रहा है, अर्थात लावण्या भी उसे चाहने लगी है। उसने बात आगे बढ़ाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे थंडर फ्लेम बॉल की विनाशकारी शक्ति इतनी बड़ी होगी। वह किस स्तर का प्रोफाउंड आर्मामेंट शक्तिशाली अस्त्र था? मुझे लगता है कि यह कम से कम छठे स्तर का होना चाहिए। तुम्हारा परिष्करण स्तर इतना ऊंचा हो गया है। लावण्या राठौर ने उत्तर दिया, ये केवल एक 5वें स्तर का निम्न श्रेणी का अस्त्र है। इसे परिष्कृत करते समय मैंने इसके डिज़ाइन में कुछ समायोजन किए थे। अच्छा। ली मोइंग ने सिर हिलाया और लिटिल लाइलैक पर एक नज़र डाली जो अभी भी उससे चिपकी हुई थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों का उपयोग करते हुए उसने तारों भरी नज़रों से उसे देखा। ली मोइंग के भाव बिल्कुल उदासीन रहे और उसने सुविधापूर्वक एक हस्तमुद्रा बनाई। लिटिल लाइलैक ने उसके कार्यों को देखा और उसका भाव तुरंत बदल गया। वह चिल्लाई, मालिक, हैंडसम मालिक, कृपया मुझे सील मत कीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। सील? बहुत बुरा हुआ, उसकी नखरेबाजी को बेरहमी से बीच में ही रोक दिया गया। एक बैंगनी रोशनी कौंधी और लिटिल लाइलैक को एक बार फिर से एमेथिस्ट लाइट स्वॉर्ड में सील कर दिया गया। डॉट 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 डॉट। गिद्धों का सच और एक छिपा हुआ अनुबंध। ली मोइंग वापस मुड़ा और बोला, चलो चलते हैं, उन दोनों गिद्धों को मार देते हैं और उनके मैजिकल बीस्ट कोर्स प्राप्त कर लेते हैं। लावण्या राठौर ने अपना सिर हिलाया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनके हमले का एक कारण था, वह था, उफ, बस उन्हें मत मारो। दोनों व्हाइट विंग्ड गोल्डन क्रेस्टेड वल्चर्स पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे और ज़मीन पर गिर पड़े थे। लावण्या राठौर को उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन चून की छोटे गिद्ध ने उसके साथ एक अनुबंध कर लिया था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसे उन्हें वापस कर सके। ली मोइंग ने उत्सुकता से पूछा, एक कारण है? क्या कारण? क्या वे हमें अपना रात का खाना बनाने के लिए नहीं पकड़ना चाहते थे? लावण्या राठौर ने उमम की आवाज़ निकाली और हिचकिचाते हुए कहा, ये खांसते हुए, वास्तव में मेरी गलती थी। जब मैं चट्टान से नीचे गिरी तो मैं संयोग से उनके घोंसले में गिर गई थी। उस समय वहाँ एक छोटा गिद्ध था जो अभी अभी अंडे से निकला था, इसलिए मैंने उसके साथ एक अनुबंध कर लिया। ली मोइंग ने उसे घूरा। रुको, तुमने क्या कहा? क्या मैंने गलत सुना? तुमने एक 7वें स्तर के जादुई जानवर के बच्चे के साथ अनुबंध किया है? हे, ये सही है। डॉट 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 डॉट। ली मोइंग का आश्चर्य ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पूरी कहानी हास्यास्पद लग रही थी, जिससे अधिकांश लोगों को संदेह होता। यही कारण था कि वह इसे किसी से कहना नहीं चाहती थी। हालांकि चूंकि यह ली मोइंग उससे सवाल कर रहा था, वह झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए उसने बस पूरा सच बता दिया।
उसने छोटे गिद्ध को अपनी स्काई फीनिक्स रिंग से बाहर निकाला और उसे वापस अंदर रखने से पहले बस एक झलक दिखाए। उसके प्रति ली मोइंग के भाव ऐसे थे जैसे वह किसी अजीब प्राणी को देख रहा हो। यह वास्तव में व्हाइट विंग्ड गोल्डन क्रेस्टेड वल्चर का बच्चा है और ऐसा लग रहा है कि यह कुछ ही दिन पहले अंडे से निकला है। लेकिन भले ही यह एक शिशु है, इसमें पहले से ही चौथे स्तर की क्षमता है और गिद्ध स्वभाव से एक अहंकारी प्राणी है। यह इतनी आसानी से प्रथम दर्जे के दायरे के किसी साधक के सामने नहीं झुकेगा। तुमने ये कैसे किया? लावण्या राठौर ने एक खोखली हंसी हंसी और कहा, ये वास्तव में मेरे पास जानवरों को वश में करने की एक विशेष क्षमता है। ये पूरी तरह से झूठ नहीं था। उड़ने वाले जादुई जानवरों के प्रति लावण्या राठौर का दबाव वास्तव में एक विशेष क्षमता थी। छोटे फीनिक्स को बाहर निकालना, आध्यात्मिक पालतू जानवरों को नियंत्रित करना। ऐसा लगता है कि इस बहाने का इस्तेमाल काफी समय तक किया जा सकता है। ली मोइंग ने आगे कोई सवाल नहीं किया और कहा, अब हमारे लिए अपनी यात्रा जारी रखने का समय आ गया है। ठीक है। लावण्या राठौर ने सिर हिलाया और उसे बिना किसी विरोध के अपनी कमर पकड़ने दी ताकि वह उसकी गति के साथ तालमेल बिठा सके। ... लावण्या की उलझन और ख्यालात। जैसे ही ली मोइंग ने अपना सिर घुमाया, लावण्या राठौर के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। जब उसने पहले ली मोइंग को पुकारा था तो वह वास्तव में लिटिल लाइलैक के उसकी बाहों में बने रहने से नाखुश थी। लेकिन जब उसने उसके चेहरे के भाव देखे तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके नाखुश होने का कोई कारण ही नहीं था। लिटिल लाइलैक बस ऊर्जा की एक इकाई थी। ली मोइंग शायद महिलाओं के झुंड के साथ सहज महसूस न करता हो, बल्कि उसे अपने पास आने वाली थंडर तत्व ऊर्जा इकाई के साथ बहुत सहज महसूस हुआ होगा, क्योंकि वे दोनों एक ही तत्व के थे। यही कारण था कि उसने प्रतिक्रिया देने में देरी की थी। इसके अलावा उसे बिना किसी कारण के असहज क्यों महसूस होना चाहिए? वह ली मोइंग की असली मंगेतर नहीं थी। शादी की वह व्यवस्था मान्य नहीं होनी चाहिए, है ना? लावण्या राठौर को लगा कि वह और अधिक असामान्य होती जा रही है। ली मोइंग की परवाह करने की सीमा एक औसत दोस्त की तुलना में कहीं आगे जा चुकी थी। स्वाभाविक रूप से वह इस बात से प्रभावित थी कि ली मोइंग उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार था। लेकिन क्या मू चेंगइंग भी वैसा ही नहीं था? जिस व्यक्ति को वह पसंद करती थी वह मू चेंगइंग होना चाहिए, है ना? ... दवा का असर खत्म होना और एक नई मुसीबत। जब लावण्या राठौर ख्यालों में खोई हुई थी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उनकी गति धीरे धीरे कम हो रही है। वह डर के मारे अचानक बोल पड़ी, ली मोइंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या दवा का असर खत्म हो रहा है? ओह! ली मोइंग खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल का प्रभाव बहुत अधिक हावी था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका वह केवल अपनी इच्छाशक्ति के आधार पर सामना कर सके। मानो उसके शरीर से उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो। वह तुरंत गिर पड़ा। ली मोइंग! लावण्या राठौर चिल्लाए और उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। ली मोइंग उस पर झुक गया। उसके शरीर का पूरा वजन उसके कंधों पर पड़ रहा था। यह एक अच्छी बात थी कि लावण्या राठौर भी एक साधक थी, इसलिए वह एक बड़े आदमी को उठाने में सक्षम थी। लेकिन ली मोइंग की हालत सच में बहुत खराब थी और इससे उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। पहले उसका चेहरा पीला सफ़ेद था, लेकिन अब यह पीला पड़ने लगा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी अंतिम सांस ले रहा हो। उसकी आंखें बंद थीं। लावण्या राठौर के कंधे से टिका हुआ था। वह लगभग उसकी सांसों को महसूस भी नहीं कर पा रही थी। ... एक अधूरा संदेश। लावण्या राठौर लगातार उसका नाम पुकारती रही और उसने चुपचाप आह भरी और कुछ शब्द बुदबुदाए। लावण्या राठौर ने ठीक से नहीं सुना, इसलिए उसने अपने कान उसके और करीब कर लिए। तुमने क्या कहा? ली मोइंग की आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो वह सांस के लिए हौंफ रहा हो। आज सूरज ढलने से पहले मो यी को ढूंढना ही होगा, वरना... इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, वह और अधिक टिक नहीं पाया और लावण्या राठौर की बाहों में बेहोश हो गया। वरना क्या? और मैं मो यी को कैसे ढूंढूंगी? मुझे साफ साफ बताओ। लावण्या राठौर हताश हो गई। ली मोइंग पहले से ही इस हालत में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसे अपने सवालों का जवाब देने के लिए जगा सके। हे भगवान! उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए। ये तो छोड़ ही दे कि वे डार्क मून फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्र में थे, और वह भी एक ऐसे बड़े आदमी के साथ जिसने पूरी तरह से अपना होश खो दिया था। लावण्या राठौर हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या कदम उठाना चाहिए। बहुत जल्द उसने खुद को शांत किया। स्काई फीनिक्स रिंग से डार्क मून फॉरेस्ट का एक नक्शा निकाला और उनके ठिकाने का अध्ययन करने लगी। डार्क मून फॉरेस्ट का आंतरिक क्षेत्र बहुत विशाल था। कोई नहीं जानता था कि सीमाएं कहाँ थीं, इसलिए जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल में जादुई जानवर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होते गए। प्रतिबंधित क्षेत्र के मुख्य भाग में कई 9वें स्तर के जादुई जानवर
निवास करते थे। भले ही वे 9वें दर्जे के दायरे के विशेषज्ञ हों, हर किसी में इन 9वें स्तर के जादुई जानवरों को हराने की क्षमता नहीं थी। इसलिए मुख्य आंतरिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता था। हालांकि ऐसी सेनाएं थीं जो अक्सर डार्क मून फॉरेस्ट में जाती थीं और उन्होंने नक्शों के मोटे मोटे रेखाचित्र तैयार किए थे। ये अक्सर प्रवेश द्वारों पर बेचे जाते थे। नक्शे व्यापक नहीं थे क्योंकि प्रत्येक सेना केवल उसी क्षेत्र को उकेर सकती थी जिससे वे परिचित थे। केवल सभी अलग अलग नक्शों को इकट्ठा करने और एक साथ जोड़ने के बाद ही आप अधिक सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते थे। संकेतों को समझना काफ़ी आसान था। नक्शे पर कुछ सुरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। चूंकि लेडी लक भाग्य उन पर मेहरबान थी, वे दोनों प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकल चुके थे और आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। एक सुरक्षित रास्ते की तलाश और भारी बोझ। इसके अलावा ली मुइंग उसे जिस रास्ते से लाया था वह हमेशा सुरक्षित क्षेत्रों के साथ साथ था। यदि उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना था तो एक सबसे सुरक्षित और सबसे तेज रास्ता था जो उन्हें सीधे पहाड़ की तलहटी तक पहुंचा सकता था। ली मुइंग ने जो बताया था उसके आधार पर मोई और बाकी लोग पहाड़ की तलहटी में होने चाहिए और वे उनसे पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। दोनों समूहों के मिलने की संभावना बहुत अधिक होनी चाहिए। लावण्या राठौर ने रास्ता चुना और नक्शा रख लिया। इसके बाद वह नीचे झुकी और उसने ली मुइंग को अपनी पीठ पर लाद लिया। या उसने बस उसे अपनी पीठ पर लादा ही था कि लावण्या राठौर खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाए। ऐसा नहीं था कि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी, लेकिन ली मुइंग लंबा और विशाल था। उसके वर्तमान शरीर के आकार को इस उम्र में छोटा माना जाता था, इसलिए जब उसे उसके भारी वजन से नीचे धकेला गया तो उसने लगभग अपना संतुलन खो ही दिया था। हालांकि उसने जल्दी से अपनी मुद्रा को समायोजित किया और बिना किसी देरी के उसने पहाड़ से नीचे उड़ने के लिए अपनी सबसे तेज गति का उपयोग किया। लंबी यात्रा और बढ़ती चिंता। 8 घंटे बीत चुके थे। हफ 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 हॉन्फने की आवाज़। लावण्या राठौर हॉन्फते हुए रुकी, अपने आसपास देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आज उसकी किस्मत बहुत खराब नहीं थी। उसका सामना केवल कुछ ही जादुई जानवरों से हुआ था और अपने पिछले जीवन के अनुभव के साथ वह आसानी से उन जादुई जानवरों से बच गई और आधे दिन की यात्रा सुरक्षित रूप से जारी रख सकी। हालांकि वह पहले ही पहाड़ की तलहटी के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे मुई का कोई नामोनिशान नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि वे एक दूसरे से चूक गए हों, रास्ता भटक गए हों? लेकिन पहाड़ की चोटी से नीचे जाने का केवल एक ही सुरक्षित रास्ता था और ज्यादातर लोग यही रास्ता चुनते। क्या वहां कोई दुर्घटना हो सकती है? रात का साया और एक कठिन फैसला। डार्क मून फॉरेस्ट में रात हमेशा से जल्दी हो जाती थी। आसपास का माहौल और अधिक गहरा होता गया क्योंकि सूरज के ढलने से जमीन पर बस हल्की सी रोशनी ही बची थी। जब सूरज पूरी तरह से ढल जाएगा तो ये जगह सामान्य से अधिक अंधेरी हो जाएगी। हालांकि लावण्या राठौर रोशनी करने के लिए लपटों का उपयोग कर सकती थी, लेकिन डार्क मून फॉरेस्ट में ऐसा करना बेहद खतरनाक था। और वे बेहद खतरनाक आंतरिक क्षेत्र में थे। उसकी वर्तमान ताकत के आधार पर गंभीर रूप से घायल और बेहोश ली मुइंग को पीठ पर उठाकर रात के अंधेरे में भागना ये बस बहुत खतरनाक था। ये खुद को मौत के घाट उतारने के बराबर था। हालांकि ली मुइंग ने स्पष्ट कर दिया था कि उसे सूरज ढलने से पहले मुई को ढूंढना ही होगा। लावण्या राठौर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह एक पल के लिए हिचकिचाई और जिस आदमी को वह अपनी पीठ पर लादे हुए थी उसे धीरे से नीचे उतार दिया। हालांकि उसे यह कारण नहीं पता था कि ली मुइंग को मुई को इतनी जल्दी क्यों ढूंढना था, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान उसने बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं की। अगर यह बात न होती कि वह उसकी कमज़ोर सांसों को महसूस कर सकती थी तो लावण्या राठौर ने सोच लिया होता कि वह बहुत पहले ही मर चुका है। उसकी गंभीर हालत में वह उसे अपनी पीठ पर लादकर पूरी यात्रा जारी रखना सहन नहीं कर पा रही थी। सुबह सुबह उसने रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल ली थी, फिर एक खतरनाक लड़ाई में हिस्सा लिया और उसके बाद दवा का उल्टा असर शुरू हो गया। इस पूरी अवधि के दौरान लावण्या राठौर ली मुइंग को बिना किसी आराम के कई मीलों तक अपनी पीठ पर लादे हुए चलती रही। देखा जाए तो ली मुइंग वास्तव में एक उच्च स्तर का साधक था जो मजबूत और बहादुर था। अगर यह कोई और व्यक्ति होता तो वह अब तक भगवान को प्यारा हो चुका होता। यात्रा के बीच में लावण्या राठौर ने रुकने और उसे शांति से स्वास्थ्य लाभ लेने देने और मुई के उन्हें ढूंढने का इंतजार करने पर विचार किया था। हालांकि जब उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले ली मुइंग कितना अड़ा हुआ था तो वह केवल डटी रह सकी और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन अब रात पहले ही हो चुकी थी और वे अभी भी बाकी लोगों को नहीं ढूंढ पाए थे। उसके पास बस कोई विकल्प नहीं था। कम से कम वह ली मुइंग को इस तरह मरने तो नहीं दे सकती थी ना। जब लावण्या राठौर ने यह सोचा तो उसने रात बिताने के लिए पास में एक तंबू लगाने का फैसला किया। उसने अपनी स्काई फीनिक्स रिंग के भीतर के स्थान से एक तंबू निकाला और उसे लगाना शुरू कर दिया।
अंधेरे में अजनबियों की आहट। इसी क्षण उसने एक हंगामा और घसीटते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। जंगल में आग की मशालों की किरणें दिखाई दे रही थीं और एक समूह उनकी दिशा की ओर आ रहा था, जो धीरे धीरे करीब आ रहा था। लावण्या राठौर ने अपनी भौहें सिकुड़ी और लिमोइंग को अपने और करीब कर लिया, अपने दिल की गहराइयों से एहतियाती उपायों को उठाते हुए सतर्क हो गई। बहुत जल्द मशालों की रोशनी उनके सामने चमकी और जो प्रकट हुए वे 10 से अधिक पुरुषों का एक समूह था। वे सभी बहुत ही हटे कट्टे थे। एक नज़र में ही उन सभी के पास मजबूत शक्ति थी और उनके पीछे 5वें स्तर के जादुई जानवरों की कई लाशें थीं। लावण्या राठौर ने पुरुषों का अंदाज़ा लगाने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी और जल्दी से एक निर्णय लिया कि यह भाड़े के सैनिकों का एक समूह होना चाहिए जिसने डार्क मून फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्र में शिकार का काम लिया था। इस तथ्य से कि वे इतने सारे 5वें स्तर के जादुई जानवरों का शिकार करने में सक्षम थे, उनकी ताकत वास्तव में काफ़ी अच्छी थी। भाड़े के सैनिकों का ये समूह साउथ स्काई रीजन में काफ़ी प्रसिद्ध होना चाहिए। खतरा और लावण्या का नाटक। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर किसी से मिलना एक बुरी बात थी। डार्क मून फॉरेस्ट में यदि आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी तो इंसानों से मिलना जादुई जानवरों से मिलने से कहीं ज़्यादा खौफनाक बात है। आखिरकार जादुई जानवर पैसों के लिए कत्ल नहीं करेंगे। खासकर यह समूह जो सामने था, वे ऐसे नहीं लग रहे थे कि वे कोई भलाई का काम कर रहे हों। जहां तक उन दोनों की बात थी, एक गंभीर रूप से घायल था और दूसरे के प्रोफाउंड आर्मामेंट्स लगभग खत्म हो चुके थे, इसलिए उनकी लड़ाई की ताकत न के बराबर थी। अगर वे इन लोगों के हाथों में पड़ गए तो क्या वे दूसरों के इशारों पर नाचने को मजबूर नहीं हो जाएंगे? लेकिन चूंकि दोनों पक्ष पहले ही मिल चुके थे, इस तरह की अंधेरी रात में यह एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र था जहां वे आराम कर सकते थे, इसलिए उनसे बचने की कोई संभावना नहीं थी। लावण्या राठौर ने अपनी पलकें झुकाईं और चुपके से अलग अलग विचारों के बारे में सोचने लगी। उसी समय भाड़े के सैनिकों का समूह भी उन दोनों को देख रहा था। भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता एक असभ्य व्यक्ति था जिसकी दाढ़ी थी और उसके चेहरे पर एक निशान था। उसने मशाल की किरणों का सहारा लिया और कुछ देर तक लावण्या राठौर और लिमोइंग को घूरता रहा। फिर उसने अपना मुंह खोला और पूछताछ की, तुम लोग कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? लावण्या राठौर ने डरपोक दिखने का नाटक किया और डर तथा घबराहट के साथ उत्तर दिया, हम सेलेस्टियल लाइट अकादमी के छात्र हैं और हम यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए थे। शुरुआत में हमारा एक बड़ा समूह था, लेकिन हमारी यात्रा के बीच में हम पर हमला किया गया और हम मुख्य समूह से अपना रास्ता भटक गए। क्या आप हमें बता सकते हैं ये कौन सी जगह है?